आवाज आ रही है? स्टार्ट हो गया? स्टार्ट भी कर दिया? नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शिवानी गुर्जर नेशनल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको विगत है कि मैंने कहा था कि हमारे जो चैप्टर्स है फ्लामिंगो और विस्टास के, उसका मैं एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी, समरी एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी, है ना। तो समरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं रेडी हूँ आज चैप्टर नंबर 1 की समरी एक्सप्लेनेशन, जो कि कौन सा है, जो है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन किसने लिखा है? द लास्ट लेसन लिखा है अल्फोंसा डाउडेट ने, है ना। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम पैट्रियोटिज्म के बारे में जानेंगे कि कैसे फ्रांस और एम हैमल होते हैं। फ्रांस स्टूडेंट होता है और एम हैमल उनके टीचर होते हैं, और कैसे इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि बच्चों जो वहां की लैंग्वेज है, लैंग्वेज चेंज होने वाली थी, और उसके लिए एक लास्ट लेसन कंडक्ट किया गया था। और उस लास्ट लेसन के दिन क्या रियलाइज होता है? फ्रांस को रियलाइज होता है कि भाई मैं अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करता हूं। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? पैट्रियोटिज्म के बारे में पढ़ेंगे विथ लिंग्विस्टिक पैट्रियोटिज्म। क्या होगा? लिंग्विस्टिक पैट्रियोटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी भाषा से कैसे, अब हमें भी हमारी भाषा से बहुत प्रेम है ना। अगर हमें कोई बोल दे कि भाई हिंदी नहीं बोलनी है कल से, तो हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं बोलनी है भाई, हमारी हिंदी, हम क्यों नहीं बोलेंगे? तो हिंदी बोलने के लिए अगर कोई मना कर दे तो हमें दुख होगा। वैसे ही अल्फोंसा डाउडेट ने एक चैप्टर लिखा है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और इस लास्ट लेसन की समरी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। चलिए, स्टार्ट होती है कहानी कहां से? फ्रांस इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही नॉट लर्न द पार्टिसिपल्स। अब फ्रांस के टीचर होते हैं एम हैमल। कौन होते हैं? साथ साथ लेके चलिए कि एम हैमल होते हैं, और एम हैमल ने क्या कहा होता है फ्रांस को कि बेटा आपको क्या याद करके आना है पूरी क्लास को, कि आपको पार्टिसिपल्स का चैप्टर याद करके आना। लेकिन क्या होता है भाई, उसने क्या नहीं किया होता है, याद नहीं किए होते हैं। क्या नहीं याद किए होते? पार्टिसिपल्स, है ना। तो उसने पार्टिसिपल्स याद नहीं किए होते, तो मतलब उसका मन नहीं होता है कि भाई मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझसे सर क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट, he want to enjoy the beauty of nature, the bright sunshine, the birds singing in the woods, or simply, this is P, है ना, or simply watch the drill of the Prussian soldiers। अब क्या होता है, अब उसको क्या मजा आ रहा था? उसको क्लास जाने में मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। उसको पता था कि भाई सर क्वेश्चन पूछने वाला है, तो मेरे को क्लास नहीं जाना है। तो क्या करना मजा आ रहा था उसको? एक तो उसको पसंद था कि मैं इधर उधर ब्यूटी को देखूं नेचर की, ठीक है। एक उसको था कि भाई सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय मैं ब्राइट सनशाइन देखूं, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है ना, सनशाइन आ रही है तो मैं उसको देखूं। फिर उसके बाद उसका माइंड क्या करता है कि उसको बर्ड्स की तरफ उसका ध्यान देता है। यानी ये जो बच्चा है ये टोटली चंचल है, इसका माइंड पढ़ाई से हटके सब जगह लग रहा है, लेकिन उसको स्कूल नहीं जाना है क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स का चैप्टर नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट वाज प्रूशियन सोल्जर्स वर्स डूइंग, यानी प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? तो बेटा प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। जो अपनी गन्स को लेके मार्च पास्ट वगैरह करते हैं ना, उसको ड्रिलिंग कहते हैं। तो क्या बोलते हैं भाई, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? फ्रांस स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको क्या नहीं आता था? पार्टिसिपल्स नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि स्कूल जाने के बजाय वो क्या करना चाहता था? स्कूल जाने के बजाय वो नेचर की ब्यूटी को देखना चाहता था, और ब्राइट सनशाइन को देखना चाहता था, और बर्ड्स जो सिंगिंग कर रही थी ना, बर्ड्स की जो चिरपिंग होती है मॉर्निंग में, वो देखना चाह रहा था। अच्छा, क्या कर रहे थे प्रूशियन सोल्जर्स? प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे भाई? ड्रिलिंग कर रहे थे। तो व्हाट वर प्रूशियन सोल्जर्स डूइंग दैट मॉर्निंग? तो क्या आंसर आएगा? प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। ही रेजिस्ट द थॉट ऑफ बंकिंग स्कूल एंड रीचेस लेट, है ना। अब उसके माइंड में बहुत आइडिया आते हैं कि भाई मैं रहने देता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ, बंक मार लेता हूँ, लेकिन उसने बोलता है नहीं यार मेरे को जाना चाहिए। क्यों? किसकी क्लास है? एम हैमल की क्लास है। किसकी क्लास है? एम हैमल की क्लास है। तो उसके जो सारे आइडियाज आ रहे होते हैं कि भाई मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी है और मेरे को तो भागना है, तो इसकी वजह से उसने कहा नहीं नहीं एम हैमल की क्लास है, मुझे तो जाना है। फिर आगे स्टोरी क्या कहती है? ऑन हिज वे ही नोटिसेस क्राउड आउटसाइड द टाउन हॉल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है इस पॉइंट से कि टाउन हॉल के बाहर क्या हो रहा था, है ना। तो ऑन हिज वे ही नोटिसेस क्राउड आउटसाइड द टाउन हॉल अराउंड द बुलेटिन बोर्ड। जो भी नोटिसेस आते थे, कंट्री के जो भी नोटिसेस आते थे, वो कहां पे लगते थे? बुलेटिन बोर्ड पर। और बुलेटिन बोर्ड कहां लोकेटेड था? टाउन हॉल में। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है ना, तब उसको क्या दिखता है कि यार टाउन हॉल के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी है। टाउन हॉल पे ही क्या था? बुलेटिन बोर्ड था।
On reaching school, Franz notices unusual silence, villagers occupying the last benches, his teacher wearing his best dress and everyone looks sad. अब जैसे तैसे करके स्कूल पहुंच गया वो, उसको दिमाग में एक चीज थी कि भाई बुलेटिन बोर्ड की यहाँ पे बहुत भीड़ थी, और बुलेटिन बोर्ड कहाँ लोकेटेड था, बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल पे लोकेटेड था, ठीक है। अब टाउन हॉल पे उसने देख ली ये सब चीज, उसके माइंड में ये चीज तो बैकग्राउंड में चल ही रही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, उसने क्या देखा कि एक ऐसी साइलेंस है जो साइलेंस कभी होती ही नहीं थी। ना तो उसको बेंचेस के बजाने की आवाज आ रही है ना उसको स्केल की आवाज आ रही है जो रूलर होता था टीचर्स का, ना उसको रिपीटेशन ऑफ चैप्टर्स की आवाज आ रही है। क्या कि चैप्टर्स और पोएट्रीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है, उसकी भी आवाज नहीं आ रही थी। तो क्या हो रहा था, उसको एक अनयूजुअल साइलेंस सुनाई थी, है ना। क्या देखा उसने कि जो विलेजर्स है वो भी उसकी क्लास में बैठते, भाई विलेजर का क्या काम है स्कूल में, है ना, और विलेजर्स उसकी क्लास की बैक बेंचेस पे बैठते, तो उसका दिमाग वहां पे भी खराब हो गया। और क्या था, जो उसके टीचर थे एम हेमल, कौन थे टीचर थे एम हेमल, और एम हेमल ने क्या पहन रखा था, उसकी जो बेस्ट ड्रेस थी। यूजुअली वो ड्रेस कहाँ पहनते थे, फंक्शंस में, या जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में वो ड्रेस पहनते थे, है ना। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी कब, जब फ्रांस क्लास में पहुंचा, तो फ्रांस को डाउट हो गया था कि भाई कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तो आगे वो क्या चैप्टर में पता चलता है हमें, एम हेमल अनाउंसेस दैट इट वाज द लास्ट चैप्टर लेसन इन फ्रेंच। क्या बोलते हैं एम हेमल कि भाई सब आया फ्रांस डरता डराता, ठीक है भाई कैसे एम हेमल मुझे डांटेंगे, क्लास में नहीं बैठने देंगे, या मुझे ऐसे बोल देंगे कि भाई फ्रांस तुम लेट हो, या मुझसे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उनको क्या आंसर करूंगा। लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। एम हेमल उसे आराम से बैठने के लिए बोल देते कि भाई फ्रांस फटाफट आओ बैठ जाओ, तुम्हारे बिना ही हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। फिर जैसे ही फ्रांस एंटर होता है, और एम हेमल क्या बोलते हैं, भाई ये हमारा लास्ट लेसन है, किसका, फ्रेंच का। तो फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ने के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए थे। यानी कौन कौन इकट्ठा हुआ था, विलेजर्स इकट्ठे हुए थे, स्टूडेंट्स तो थे ही। एट द सेम टाइम एम हेमल ने क्या पहना था भाई, एम हेमल वॉज वियरिंग हिज बेस्ट ड्रेस, है ना। इसका मतलब कुछ डिफरेंट चीज थी, तो डिफरेंट थी भाई। फ्रेंच जो लैंग्वेज है, जो एम हेमल जिसके टीचर थे, है ना, एम हेमल पढ़ाते थे फ्रेंच, और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा दिन हो गया स्टूडेंट्स के लिए भी, विलेजर्स के लिए भी, और एम हेमल के लिए भी। चलिए, ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। कहां से ऑर्डर आया है, टू टीच जर्मन इन स्कूल फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब बर्लिन से ऑर्डर आया है ध्यान से कंफ्यूज मत होना, बर्लिन से ऑर्डर आया है, कहां से बर्लिन से ऑर्डर आया है क्या, कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। जर्मन पढ़ाई जाएगी यानी क्या नहीं पढ़ाई जाएगी, जो पहले से फ्रेंच पढ़ाई जा रही है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। और कहां से ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है, यानी एम हेमल क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच, ठीक है। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब कोई भी फ्रेंच नहीं पढ़ेगा, जर्मन पढ़ेगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो इसीलिए वह क्या हो गया, वह लास्ट लेसन हो गया, किसका, फ्रेंच का, ठीक है। Order had come from Berlin to teach German in schools from the next day. Franz regrets and realizes his mistakes, feels sorry for not making an effort to learn French. अब क्या होता है, जब फ्रांस को ये पता चला कि भाई मेरे को तो बिल्कुल फ्रेंच पसंद नहीं थी, और जब मुझे पसंद आने लगी है तो फ्रेंच को तो हटा ही दिया है बिल्कुल, तो उसको रिग्रेट होता है, उसको रियलाइज होता है कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ ली फ्रेंच, मुझे पहले पढ़नी चाहिए, तो मुझे एफर्ट्स भी दिखाने चाहिए थे फ्रेंच पढ़ने में, है ना। Correlates the reason why the teacher was well dressed and why the villagers were sitting at the back of the classroom. अब जब फ्रांस को ये पता चला कि भाई ये लास्ट लेसन है, इसलिए उसने रिलेट किया कि हाँ यही कारण है, क्यों कि टीचर ने भी बढ़िया ड्रेस पहन रखी है, विलेजर्स भी पीछे बैठे हैं, और ये सारा जो ड्रेस है टीचर की वो यूजुअली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे होती है, लेकिन आज क्यों पहन रखी है, अच्छा आज इसलिए पहन रखी क्योंकि लास्ट लेसन है, ठीक है। तो ये उसको को रिलेट करता है चीजों को फ्रांस। एम हेमल stated that all three, he himself as a teacher, the children and their parents were to be blamed for losing regard of their mother tongue, the French language. अब एम हेमल क्या बोलते हैं, एम हेमल बोलते हैं देखो, सब पूरी क्लास को अनाउंस करके बोलते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि तुम अकेले उस पर रिस्पॉन्सिबल हो, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, और तुम्हारे जैसे वो टीचर है एम हेमल, तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ,
स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है क्या कि हम हमारी मदर टंग को ढंग से याद नहीं कर पाए। अच्छा, स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है? स्टूडेंट ऐसे रिस्पॉन्सिबल है कि स्टूडेंट क्लास से बंक मार देते थे, है ना। जैसे ही एमएमएल कहते थे कि भाई आपको ये चैप्टर याद करके आना है, लेकिन स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जैसे फ्रांस का एग्जांपल ले ले तो फ्रांस बिल्कुल पसंद नहीं करता था, है ना, चैप्टर पढ़ना। दूसरी जगह अगर हम देखें कि पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल, तो पेरेंट्स बच्चों को कहते थे कि भाई तुम खेतों पे काम करके आ जाओ, है ना, तुमको क्लास में बाद में अटेंड कर लेना। अब टीचर कैसे रिस्पॉन्सिबल था? एमएमएल ने खुद को रिस्पॉन्सिबल बोला, तो उसके पीछे क्या रीजन होगा? एमएमएल ने खुद को इसलिए रिस्पॉन्सिबल बोला क्योंकि वो खुद अपने गार्डन में पानी डालने के लिए बच्चों को बोलते कि भाई गार्डन है, फ्लावर्स को पानी डाल के आ जाओ। इसीलिए एमएमएल ने स्टेटमेंट दिया है क्या कि भाई मैं तुम्हारे पेरेंट्स और तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए? कि हमारी जो मदर टंग है वो हमें ढंग से नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? MML assert that French is the most beautiful, clear and logical language in the world. He advises that one must hold on the one's language as one is enslaved. It is the key to the prison. अब MML क्या बोलते हैं? MML बोलते हैं कि देखो जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, सबको जब है ना क्लास को पूरा समझा रहे होते हैं लास्ट लेसन के दिन, तब वो बोलते हैं देखो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ना, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज। तो हमें क्या करना है, चाहे हमें इंस्लेव कर लिया जाए, चाहे हमें लाइक इंस्लेव मतलब हमें बंदी बन जाए हम किसी भी लैंग्वेज के या किसी भी ऑर्डर्स के, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमारी लैंग्वेज पे प्योरिटी रखनी है, हमें हमारी लैंग्वेज को एकदम मतलब बना के रखना है कि नहीं हम हमारी लैंग्वेज तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो इस वजह से एमएमएल ने ये बात कही है कि हमें हमारी मदर टंग को कभी भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद क्या आता है? He observes his classroom and its elements for the last time. अब एमएमएल क्या करते हैं? क्लासरूम के जितने भी एलिमेंट्स है, यानी जितने भी सामान वहां पे लग रहे थे, क्राफ्ट्स वहां पे लग रहे थे, पिक्चर्स फोटोज वहां पे लग रहे थे, वो सारे क्या करते हैं? एमएमएल देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं जैसे कि वो लास्ट टाइम ही देख रहे हैं इस चीज को। The student to remain silent and do their work sincerely. It was their way of paying tribute to their teacher for 40 years of his dedicated services. अब भाई कितने साल पढ़ाया था एमएमएल ने? 40 साल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? फ्रेंच। यूजुअली तो क्लास में बच्चे बहुत शोर करते हैं, यूजुअली तो क्लास में बहुत हा हल्ला होता है, लेकिन उस दिन जैसे सबको पता था क्या कि भाई आज लास्ट लेसन है, तो लास्ट लेसन के दिन हमें बिल्कुल साइलेंट रहना है, बहुत ही चुप रहना है, और क्या एमएमएल कहते हैं उनकी बात को सुनते हैं। तो ये एक तरीका था क्या करने का? ट्रिब्यूट पे करने का। किसको? टीचर को, उन टीचर को जो 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे थे। कहां पे पढ़ा रहे थे? अल्सास एंड लॉरेन में। कहां पे पढ़ा रहे थे? एल्सेस एंड लॉरेन में पढ़ा रहे थे, है ना। ऑर्डर कहां से आया था? बर्लिन से आया था। क्या बोली जाएगी? जर्मन। इससे पहले क्या बोली जा रही थी? फ्रेंच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैठ के आते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद आता है As the clock struck 12, MML become emotional and writes on the board "Viva la France" and dismisses the class. Franz remembers his last lesson very well. अब जैसे ही घड़ी में वहां पे टाउन हॉल की क्लॉक में 12 बजी और 12 बजते ही एमएमएल इमोशनल हो गए, वो रोने लग गए कि भाई मेरा लास्ट लेसन था, अब मैं चला जाऊंगा। और क्या बोलते हैं? वीवा ला फ्रांस, यानी फ्रांस की विजय हो, फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, ये चैप्टर की हमारी समरी हो गई। अच्छा, इस समरी का क्या फायदा है? इस समरी में सारी नटशेल चीजें आपको दी है ना, नटशेल चीजें दी है, यानी चैप्टर का पूरा छोटे छोटे तौर पे हमने इसको डिवाइडेशन कर दिया है। डिवाइडेशन के बाद अब हम देखते हैं इसमें कि हमारे मेन कैरेक्टर्स कौन से आते हैं। क्वेश्चन आया है ब्लूप्रिंट में कि मेन कैरेक्टर के ऊपर लिखने के लिए, तो अगर मेन कैरेक्टर टीचर का आ जाए, यानी कौन थे? एमएमएल, तो उस पर हमने लिख देना, हमने देख लिया कैसे है। और फ्रांस पे आ जाए तो फ्रांस क्या था? स्टूडेंट था, उसको क्या नहीं पढ़ना था? फ्रेंच पढ़ने में उसको इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, फ्रेंच पढ़ने में उसको इंटरेस्ट नहीं था, और वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि वो इधर उधर घूमे, यानी क्या मारे? बंक मारे। ठीक है, और जो एमएमएल थे वो क्या पढ़ाते थे? वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे, वो अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार करते थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, वो हर एक स्टूडेंट को चाहते थे कि अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज आए। वो फ्रेंच लैंग्वेज का क्या कहते थे?
रेस्पेक्ट करते थे और एट द सेम टाइम वो सबको ये बताना चाहते थे कि हमारी मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें उस पर हमेशा बने रहना, स्ट्रक रहना उस चीज के ऊपर। अब आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बेटा, थीम ऑफ द स्टोरी। जैसे कि ब्लूप्रिंट आया उसमें थीम पूछा गया है आपको, है ना, चैप्टर्स का। थीम देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमें, है ना। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं, द थीम ऑफ पैट्रियोटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक चौविज्म एंड द लव फॉर वंस मदर टंग आर प्रीडोमिनेंट इन दिस स्टोरी। क्या बोला है, थीम क्या है, मेन मोटो क्या है इस कहानी को अपन तक पहुंचाने का, कि फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे, अब मेरे को, मैं यहाँ पे जैसे जनरल हिंदी चलते हुए मैं बोलती कोई हिंदी नहीं बोलेगा, सारे इंग्लिश बोलेंगे, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, किसी को आती हो किसी को नहीं आती हो, तो लैंग्वेज की फ्रीडम सबको है, जो जैसी लैंग्वेज बोलना चाहे, जहां बोलना चाहे बोल सकता है। तो इस चैप्टर में देश प्रेम, लैंग्वेज की फ्रीडम और लिंग्विस्टिक चौविज्म। लिंग्विस्टिक चौविज्म मतलब किस तरीके से हम हमारी लैंग्वेज को पसंद करते हैं, लैंग्वेज को बोलना चाह रहे हैं, लैंग्वेज के साथ हम रिलेटेड रहना चाह रहे हैं, हम कनेक्टेड रहना चाह रहे हैं, वो उसकी बात की गई है। और लव फॉर वंस मदर टंग, कैसे अपनी, जैसे एम हेमिल का मदर टंग के प्रति जो प्यार था, है ना, उनकी मदर टंग थी फ्रेंच, और उसके लिए जो उनका लव था उसको प्रीडोमिनेंट बोला है। प्रीडोमिनेंट मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या बोला है, प्रीडोमिनेंट। द पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन वर डिनाइड द फ्रीडम टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। अब अल्सास और लॉरेन के जो लोग थे उनको अपनी मदर टंग की जगह कौन सी लैंग्वेज बोलना सीखना था, फ्रेंच, जर्मन बोलना सीखना था, और इनकी मदर टंग कौन सी थी, फ्रेंच थी। यानी अल्सास और लॉरेन के जो लोग थे उनको फ्रीडम, उनकी फ्रीडम थी वो छीन ली थी। किसने छीन ली थी, बर्लिन ने छीन ली थी, कि भाई अब तुम तुम्हारी लैंग्वेज नहीं बोलोगे, अब तुम्हें नेक्स्ट क्लास से कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, जर्मन बोलनी है, ठीक है। The story reflects upon the arrogance of the colonizer forcibly take away the rights of those who are colonized. The last lesson stresses the importance of education and the necessity to respect and learn one's language. अब इसमें क्या बताया गया अपन को, कि कैसे वहां पे कॉलोनाइज रूल जो चल रहा था अल्सास और लोरेन में, किसका चल रहा था, बर्लिन का चल रहा था, और कैसे वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लैंग्वेज पे भी लगा रहे थे। यानी लोगों के नॉर्मल लाइफस्टाइल पे तो था ही, लेकिन उन्होंने अपने, उनकी जो फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज थी ना, उसके ऊपर भी ये रूल्स लगाए थे। तो कॉलोनाइजर जो रूल्स थे तो उसके फोर्सिबली, अब तो कोई नहीं चाहता था कि वहां पे जर्मन पढ़े, लेकिन फोर्सफुली उन्होंने उस पर रूल्स लगाया कि भाई तुम लोगों को क्या बोलनी है, जर्मन ही बोलनी है। तो अब उनका वो कर भी क्या सकते, रूल पूरा बर्लिन कर रहा है अल्सास और लॉरेन पे। अब वो जो बोलेंगे वो दिन बोलेंगे तो दिन, वो रात बोलेंगे तो रात। क्यों, क्योंकि जो बर्लिन था वो उस पर डोमिनेंट था, और अल्सास और लॉरेन जो थे वो उनके कॉलोनाइजिंग रूल के नीचे दबे हुए थे, ठीक है। और क्या बताया है, एजुकेशन की जो नेसेसिटी है, इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की, वो हमने इस चैप्टर में देखा है। द स्टोरी ड्रॉज आवर अटेंशन टू द अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ द लिंग्विस्टिक चौविज्म। इट refers to an unreasonable pride in one's own language while disregarding all the other languages as inferior. अब जैसे कि बर्लिन में बोला है ना, कि बर्लिन वालों ने ऐसे बोला कि भाई अब आपको क्या करना है, जर्मन बोलनी है, ठीक है। तो भाई इन्होंने ऐसे किया कि डिसरिगार्ड कर दिया, यानी जर्मन को इंपॉर्टेंस मान के और फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया। इसका मतलब क्या किया कि तुम्हारी लैंग्वेज तो कुछ नहीं, इसका डिसरेस्पेक्ट कर दिया, इसको इंपॉर्टेंस दे दी कि भाई आप इसी को पढ़ाओगे। The people living in the regions of Alsace and Lorraine were the victims of the aggressive concept of linguistic chauvinism. They are forcibly made to learn German. This story makes a universal appeal as it highlights our tendency to value things more than we no longer have access on them, है ना। मेन थीम यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमें क्या पता चलता है, ये हाईलाइट करता है कैसे यूनिवर्सल अपील है, कैसे अगर हमारे पास हमारा शासन नहीं रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मना किया गया है कि भाई तुम फ्रेंच नहीं बोलोगे, तुम जर्मन बोलोगे, है ना, लेकिन हमें बोलने के लिए मना किया है, तो क्या हमें वो बोलने से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, है ना। तो इस स्टोरी में भी यही इंडिकेट किया है एम हेमिल ने कि चाहे तुम्हें मना कर दिया है कि तुम फ्रेंच मत बोलो, लेकिन तुम्हें फ्रेंच बोलनी है, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारी मदर टंग है ना। चाहे हम हमारे पास उसका एक्सेस है कि नहीं, हमें अलाउ किया गया है कि नहीं बोलने का, लेकिन इट इज ऑन अस कि वो हम उस जो लैंग्वेज है उसको बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना। तो इसके बाद हम इसका फटाफट से नटशेल निकालते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? अल्सैस एंड लॉरेन जो था वहां पे क्या बोली जाती थी? फ्रेंच बोली जाती थी। ऑर्डर कहां से आया था? ऑर्डर आया था बर्लिन से, और बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था कि जर्मन बोली जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच को बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, टीचर का नाम क्या था? एम हैमल था। और एम हैमल का कौन सा लेसन था? लास्ट लेसन था। फ्रांस को क्या रियलाइज हुआ कि भाई मेरे को आई लव फ्रेंच लैंग्वेज, बट अब तो मैं उसको बोल ही नहीं पाऊंगा, है ना। ठीक है, ड्रिलिंग कौन कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे प्रूशियन सोल्जर्स। ठीक है, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। और देख लिया ना, ड्रिलिंग प्रूशियन सोल्जर्स कर रहे थे, ये क्वेश्चन आ जाए तो। फ्रांस का फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति प्यार था, उसको बाद में रियलाइज होता है। अल्सैस और लॉरेन में क्या बोलना था? फ्रेंच बोलते थे लोग पहले, लेकिन कहाँ से ऑर्डर आया था? बर्लिन से ऑर्डर आया था क्या कि जर्मन बोली जाएगी, और एम हैमल ने अपना लास्ट लेसन दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो टाउन हॉल है ना। टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर ऑर्डर्स लगते थे सारे। तो बुलेटिन बोर्ड पर जो ऑर्डर लगते थे वहीं पे ऑर्डर लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वेयर वॉज ऑर्डर प्लेस्ड दैट डे। तो ऑर्डर वॉज प्लेस्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड एंड ऑर्डर वॉज, व्हाट वॉज द ऑर्डर? ऑर्डर वॉज German was taught, German will be taught in the school instead of French, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस एंड एम हैमल, पहली चीज। दूसरी चीज जो थीम है, डेफिनेटली इसमें से थीम वाला क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, लास्ट लेसन। और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे लिंग्विस्टिक अप्रोच हमें हमेशा रखनी चाहिए, तो वो भी थीम के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, और एक जनरल एग्जाम्पल, एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वाज फ्रांस डोंट वांट टू गो टू द स्कूल, व्हाट वाज प्रूशियन सोल्जर्स डूइंग दैट डे। ये वाले क्वेश्चन इसके अंदर से बैठ सकते हैं। ये लास्ट लेसन की समरी हम यहाँ पे ले लो, ले लो ना, मैं ये पूछ रही हूँ। चलिए, अब स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर का समरी, जो है द लॉस स्प्रिंग। अच्छा, लॉस स्प्रिंग किसने लिखा है भाई? लॉस स्प्रिंग लिखा है एनिस जंग ने। और एनिस जंग ने इस चैप्टर के अंदर क्या बताया है कि कैसे चाइल्डहुड लॉस्ट हो जाता है बच्चों का, किसमें? फॉर अर्निंग, है ना, कि कैसे घर पालने के लिए बच्चे अपना चाइल्डहुड बिल्कुल गवा देते हैं, वो बचपन से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे 3-4-5 साल के होते हैं, फिर कहीं पे बैग उठा के जा रहे हैं, कहीं पे वो कचरा उठा रहे हैं। तो ये वाला चैप्टर है कौन सा? द लॉस स्प्रिंग। और ये किसने लिखा है भाई? एनिस जंग। चलिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चैप्टर डिवाइडेड है। ठीक है, पार्ट 1 में हम बात करेंगे साहिब ए आलम की, एक बच्चा होता है, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे मुकेश की, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया है चैप्टर। तो पार्ट नंबर 1 में क्या आता है? द नरेटर स्ट्राइक्स अ कन्वर्सेशन विद साहिब ए आलम हु इज अ रैक पीकर इन सीमापुर। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जो नरेटर है यानी जो कहानी को हमें सुना रहा है, और जो कहानी का राइटर है ना, 2 चीजें आती है कि नरेटर है जो कि नरेट कर रहा है इस स्टोरी को, और जो राइटर है उसमें कभी कभी डिफरेंस आ सकता है। यानी यहाँ पे तो दोनों चीज कौन है? एनीस जंग ही है। लेकिन दूसरे कुछ चैप्टर्स में आपको ऐसा पता चलेगा कि राइटर तो कोई और है, और नरेशन कौन कर रहा है? उस राइटर का कैरेक्टर कर रहा है। ठीक है, चलिए, द नरेटर स्ट्राइक्स अ कन्वर्सेशन विद साहिब आलम हु इज अ रैक पीकर इन सीमापुरी। अब नरेटर हमें कन्वर्सेशन सुनाती है, किसकी कन्वर्सेशन सुनाती है? बातचीत सुनाती है, किसके साथ? साहिब ए आलम की। वो क्या था? वो एक छोटा बच्चा था, और वो क्या करता था? रैक पिकिंग। रैक पिकिंग यानी क्या होता है?
कचरा उठाने वाला जो होता है ना, कचरा उठाते हैं, तो वो रैग पिकर था और कहाँ पे, सीमापुरी पे। क्वेश्चन आ जाए हु वाज साहिब आलम एंड व्हाट वाज ही डू, तो क्या बोलेंगे, साहिब आलम वाज अ रैग पिकर, साहिब आलम वाज अ बॉय हु इज अ रैग पिकर एंड लिव्स इन सीमापुरी। कहाँ पे रहता था वो, सीमापुरी में रहता था। चलो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। साहिब्स फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश एज देयर होम्स वर डिस्ट्रॉयड इन फ्लड। अभी साहिब आलम कहाँ रह रहा है, सीमापुरी में रह रहा है, लेकिन उसकी फैमिली कहाँ से माइग्रेट होके आई है, बांग्लादेश से माइग्रेट होके आई है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या आ गए थे, फ्लड्स आ गए थे। चलिए, साहिब आलम कहाँ का था, साहिब आलम बांग्लादेश का था। कहाँ पे आया, सीमापुरी। क्यों, काम के लिए आया, क्योंकि वहां पे फ्लड्स आ गए थे और वो यहाँ पे आके वो क्या करने लग गया, वो रैग पिकिंग करने लग गया। दे शिफ्टेड टू द बिग सिटीज इन अ होप टू अर्न अ लिविंग। क्यों आए वो बड़ी सिटी में, क्योंकि उनको क्या लगा कि भाई हमें यहाँ पे तो छोटे छोटे गांवों में तो क्या ही काम मिलेगा, बड़ी सिटी में हम हमारा पैसा कमा के हमारा जीवन यापन कर सकते हैं। द नरेटर सजेस्टेड दैट ही शुड गो टू स्कूल। अब नरेटर साहिब आलम को क्या बोलते कि भाई ठीक है, तुम बांग्लादेश से आए हो, वहां पे फ्लड्स आ गए थे इसलिए आए हो, तुम यहाँ पे रैग पिकिंग करते हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, ये बताओ मुझे। तो साहिब आलम क्या बोलता है कि ठीक है मैं पढ़ूंगा, लेकिन हमारे घर के पास अगर कोई स्कूल बन गया तो मैं पढ़ूंगा। तो साहिब सेज ही वुड व्हेन अ स्कूल इज बिल्ड इन हिज नेबरहुड, कि मैं पढ़ूंगा जब मेरे घर के आसपास कोई स्कूल बन जाएगा तब पढ़ूंगा। वो किसको बोलता है, एनीस जंग को। साहिब आलम्स नेम is ironical as it means Lord of Universe. He belongs to a poor family and a name of such grandeur does not justify his origin. क्या होता है, जो साहिब ए आलम का अगर हम मीनिंग निकालें ना, एनिस जंग को पता था उसका मीनिंग, और उस साहिब आलम का नाम था साहिब आलम, तो साहिब आलम का नाम आयरनिकल था, यानी उसका नाम तो था साहिब आलम, वो कर रैग पिकिंग रहा है और उसके नाम का मतलब क्या था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ साहिब आलम, द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द साहिब आलम वाज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी उसका नाम कुछ और है। अगर उसे ये पता चल जाता साहिब आलम को कि मेरा नाम तो साहिब आलम है, ठीक है, मेरे नाम का मतलब क्या है कि मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हूं, तो एनीस जंग ने सोचा कि अगर इसको ये पता चल गया कि इसका नाम साहिब आलम है और ये है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो इसको कितना बुरा लगेगा, है ना। तो ये सोचती है एनीस जंग, ऐसे सोचते सोचते, और उसको उसका नाम का मीनिंग फिर जैसे हम चैप्टर रीड करते तो उसे नहीं बताती, ठीक है। इसके बाद हम कलेक्ट करते हैं, वी लर्न दैट ही अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट्स वॉक अबाउट विदाउट एनी फुटवेयर। अब हम चैप्टर में आगे जब पढ़ते तो हमें क्या पता चलता है कि साहिब आलम है वो अपने एसोसिएट्स मतलब अपने दोस्तों के साथ, है ना, उसके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ क्या करता था, घूमता रहता था नंगे पैर, मतलब उसके पास जूते नहीं थे कोई भी फुटवेयर नहीं थे उनके पास, और वो आराम से घूमता रहता था और क्या करता था, रैग पिकिंग यानी कचरा उठाता रहता था। दे सेट आउट टू कलेक्ट गार्बेज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर बाय नून। सुबह सबको दिख जाएंगे वो, कौन, साहिब आलम और उसके दोस्त। लेकिन जैसे ही आफ्टरनून आने लगता, जैसे ही सूरज भगवान एकदम सिर पे चढ़ने लगते और वो गायब हो जाते थे। यानी क्या होता था कि सुबह उतना जितना भी कचरा कलेक्ट करना था कलेक्ट करके फिर वो अपने अपने घर के चले जाते थे। वी गेट अ ग्लिम्स ऑफ सीमापुरी इन द नरेटिव, अ प्लेस वेयर रैग पिकर्स लिव इन होपलेस कंडीशन। फिर चैप्टर में आगे जाने पर अपन को क्या पता चलता है, एनीस जंग क्या बताती है कि सीमापुरी का जो एरिया है वहां पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे रैग पिकर्स रहते हैं, कचरा उठाने वाली पूरी बस्ती थी वो, है ना, उस बस्ती में कैसे लोग रहते हैं और अपनी लाइफ को होपलेस कंडीशन में जीते हैं, यानी आज मिल गया आज खा लिया, ठीक है, कल का कल देखेंगे। तो ये क्या थी, उनकी होपलेस कंडीशन थी। तो सीमापुरी के लोग कैसे थे, वहां पे सारे लोग जो थे सारे ही रैग पिकर्स थे, और रैग पिकर्स एक ऐसी कंडीशन में रहते थे जिसको हम क्या बोलेंगे, होपलेस कंडीशन, यानी आज का खाना आज मिल गया, ठीक है, कल का कल देखा जाएगा, ठीक है। द प्लेस लेक सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, पीपल देयर लिव्स इन स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ मड विथ रूफ्स मेड अप ऑफ टिन एंड तरपालिन। क्या होता है कि वहां पे जो सीवेजेस था यानी नालियां खुली थी, ड्रेनेज बेकार था, पानी गिर रहा है इधर उधर, बहुत ही गंदा। बस्ती कैसे होती है, बस्ती जैसे पूरा अपन इमेजिन करेंगे। जो लोग थे वहां पे वो कहाँ रहते थे मिट्टी के घरों में, एकदम छज्जे टाइप थे, है ना, रूफ टिन के बने थे या फिर तरपाल लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे, प्लास्टिक का तरपाल लगा हुआ था, और ऐसे घरों में वो लोग रहते थे। यानी टोटली जो हम एक बस्ती बोल सकते हैं ना, जो मुंबई का चौल वगैरह बोल सकते हैं, वैसे एरिया में कौन रहता था, साहिब आलम रहता था। और वो एरिया कौन सा था भाई, सीमापुरी था। चलियो, दे हैव नो आइडिया, they have no identity in permits but surprisingly have the ration cards which enable them to buy grains। अब वो थे बांग्लादेश से, है ना,
अब वो बांग्लादेश से थे और उनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, है ना, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं थी, लेकिन उनके पास क्या था, राशन कार्ड था, और राशन कार्ड से वो क्या खरीद सकते थे, ग्रेन्स खरीद सकते थे। इस वजह से एनिस जंग सोचती कि भाई इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इसके पास राशन कार्ड है ताकि ये क्या कर सके, ग्रेन खरीद सके। चिल्ड्रन ग्रो अप इन सच अ प्लेस एंड दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज। अब उस पर्टिकुलर टिपिकल एरिया में बच्चे रह रहे हैं जहाँ पे इतना गंदा हो रहा है, जहाँ पे ड्रेनेज पॉसिबिलिटीज नहीं है, जहाँ पे रूफ टूटा हुआ है, तरपाल का उनका रूफ्स है, उसमें बच्चे रह रहे हैं, उसमें बच्चे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रहते और शुरू से वो एक ही चीज देखते हुए आते कि भाई हमारे को क्या करना है, हमारे कचरा उठाना है और हमारे कचरा उठा के घर पे लाना है, और उसमें से जो भी बेस्ट निकलेगा वो निकाल के फिर उसको क्या करते हैं, यूजुअली बेच देते हैं। The children sometimes find a rupee, 10 rupee note. This gives them hope to find even more. तो क्या होता है, कभी कभी कचरे में बच्चों को 1 रुपया मिल जाता है भाई, कभी कभी मिल जाता है 10 रुपए, तो उन्हें और उम्मीद लगती है मेरे को 1 रुपया मिला और ढूंढता हूँ और पैसे मिलेंगे, कभी उसको 10 रुपए मिल जाते हैं और ढूंढता हूँ और पैसे मिलते हैं, तो उनको एक होप देता है कि मैं और इस कचरे को उठाऊं और कचरे में से मुझे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिल ही जाएगा। One day the narrator sports Sahib wearing tennis shoes and watching 2 young men playing tennis. तो एक दिन की बात है, क्या होता है, एनिस जंग ऐसे निकल रही होती है तो वो साहिब को क्या देखती है, जूते, यूजुअली वो जूते नहीं पहनता है, यूजुअली नंगे पैर घूमता है, लेकिन उसने क्या पहन रखा था, उसने टेनिस शूज पहन रखे थे, और टेनिस शूज पहन के वो 2 टेनिस खेल रहे थे लोग, उनको देख रहा था, टेनिस कोर्ट के बाहर जाली वाला गेट था, उसके बाहर से खड़ा होकर देख रहा था कि 2 लोग टेनिस खेल रहे हैं, और टेनिस के शूज किसने पहन रखे हैं, साहिब ने पहन रखे हैं। साहिब explains that someone gave away the shoes to him as one of them had a hole in them. साहिब क्या बोलता है, ये जूते तो मेरे को किसी ने दिए हैं और इस जूते में छेद हो रहा है, बट उसको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस जूते के छेद से, है ना। For him it was a priceless commodity. The hole in the shoes did not quite bother him. यानी जूते उसने पहन लिया, यूजुअली होता क्या है, बच्चों के बस थोड़ा सा कुछ जूता फट जाए तो वो नहीं रखते, लेकिन जो बच्चा था साहिब आलम वो ज्यादा बड़ा नहीं था, 7-8 साल का था, और 7-8 साल के बच्चे को अगर जूते मिलते तो वो बहुत खुश था, उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था उसके पास शूज आ गए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी, और वो क्या बोलता है कि मुझे कोई एनिस बोलती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस छेद से, क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसके पास शूज है। इन द एंड ही इज सीन वर्किंग एट अ टी स्टॉल। एंड में चैप्टर में हमें क्या पता चलता है कि वो कहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया भाई, वो टी स्टॉल, अब वो रैक पैकिंग नहीं करता है, अब वो टी स्टॉल पे काम करता है, चाय की दुकान पे काम करता है। साहिब we learn earn 800 rupees and his meals। अंत में क्या हमने देखा कि साहिब जो था, जो पहले रैक पिकिंग करता था, जूते नहीं पहनता था, उसने जूते भी पहन लिए, और एट द एंड उसने क्या किया, अब उसने 800 रुपए में टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पे ही उसको क्या मिल जाता है, सुबह, दिन में और शाम का खाना मिल जाता है, ठीक है। ही इज एम्प्लॉयड येट ही सीम टू हैव लॉस्ट हिज फ्रीडम। अब इस लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि चाहे वो एम्प्लॉय हो गया, चाहे उसको 800 रुपए भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन उसकी जो फ्रीडम थी, उसकी जो आजादी थी, यानी वो सुबह रैक पिकिंग करता था, दिन तक आराम से अपना रेस्ट करता था, जो मर्जी पड़े वो करता था, घूमता रहता था, दौड़ता रहता था, भागता रहता था, लेकिन अब क्या हुआ, सुबह से लेकर रात तक उसको उस टी स्टॉल पे काम करना है, यानी एम्प्लॉयड तो हो गया है कौन, साहिब आलम, लेकिन उसकी जो फ्रीडम है वो किसने छीन ली है, इस नौकरी ने छीन लिया है। मतलब अब वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, अब उसे किसके अकॉर्डिंग चलना है, उस टी स्टॉल के ऑनर के अकॉर्डिंग। द मिल्क कनिस्टर इज सीन कैरिंग seems है much heavier than the plastic bag he used to carry. This line implies that the burden of responsibility now weighs heavily on him. अब यूजुअली वो रैक पिकिंग करके चलता था, एनिस क्या बोलना चाहते हैं इसमें कि यूजुअली वो रैक पिकिंग करता था, उसको तो थैला होता था, वो थैला तो क्या आराम से नाश्ता घूमता जाता था, लेकिन अब जो उसने चाय का कनिस्तर पकड़ा हुआ है ना, जिसके अंदर चाय की केटली होती है वो पकड़ी हुई है, तो वो मुझे उसके हाथों में ज्यादा हैवी लग रही है, यानी वो जो कनिस्तर है वो उसका खुद का तो है नहीं, वो किसका है, वो जो टी स्टॉल है ओनर है उसका है। उस कनिस्टर को कुछ हो जाएगा तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साहिब आलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कनिस्टर उसके लिए बहुत हैवी था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरा हुआ था उसके लिए, है ना। लेकिन जो उसका बैग था जिसके अंदर वो रैक पिकिंग करके सामान डालता था, वो उसके लिए मोर इजी था टू कैरी, क्योंकि वो अपना खुद का ही बॉस था। लेकिन यहाँ पे वो किसका कौन है उसका बॉस, जो टी स्टॉल का ओनर है, तो वो ज्यादा बर्डन दिखाया, नहीं बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी उसे इस कनिस्तर के साथ साथ
रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिली। अब हमें इससे क्या समझना है, एक बच्चा था साहिब आलम, मिलती है उससे एनीस जंग। अब एनीस जंग उसको डे बाय डे देखती है, नोटिस करती है, उससे बात करती है, उसको क्या पता चलता है, रैक पिकिंग करता है। कहाँ पे करता है? सीमापुरी में करता है। कहाँ से आया हुआ है? बांग्लादेश से आया हुआ। और क्यों आया बांग्लादेश से? क्योंकि वहां पे हैवी फ्लड्स आ गए थे, ठीक है। वहां पे रैक पिकिंग करके अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ, एनीस जंग नोटिस करती है। कुछ टाइम के बाद उसने बोलती कि भाई तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? कि भाई मेरे घर के पास जब स्कूल बनेगा तब मैं पढ़ाई करूंगा। तो एनीस जंग बोलते ठीक है मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवा दूंगी। फिर कुछ टाइम बाद एनीस जंग उससे मिलती है, तो वो क्या बोलता है कि आपने स्कूल बनवाया? तो एनीस जंग बोलती है नहीं मैंने स्कूल नहीं बनवाया। तो बोला आपने स्कूल नहीं बनवाया तो मैं नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वापस सारे बच्चों से वो बात करती है, डिस्कस करती है। वो बिल्कुल बेयर फुट रहते हैं, वो बिल्कुल अपने शूज वगैरह नहीं पहनते हैं। एक दिन की बात है, एनीस जंग साहिब आलम को देखती है, टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा होता है, शूज पहने हुए टेनिस के, उसमें हल्का सा थोड़ा खराब होता है जूता, लेकिन उसके लिए, किसके लिए? साहिब आलम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो कमोडिटी। उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, एट द एंड ऑफ द पार्ट 1 हमें क्या पता चलता है कि जो साहिब आलम है वो जॉब कर रहा है। कौन सी जॉब? टी स्टॉल पे जॉब कर रहा है और वो कनिस्तर लेके चाय वगैरह सेल कर रहा है। और अब वो अपनी लाइफ में खुद का बॉस नहीं रहा। उसका बॉस कौन है? जो टी स्टॉल का ऑनर है, उनका खुद उसका बॉस है। यानी अब वो एम्प्लॉयड है, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अब वो जिम्मेदार हो गया है। यानी एट द एज ऑफ 6 to 10 बच्चे जिम्मेदार हो गए हैं फॉर अर्निंग। यानी ये क्या हुआ, उनका बचपन छिन गया। जहां पे उनको पढ़ाई करनी थी, जहां पे उनको अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करनी थी, जहां पे उनको खेलना कूदना था, वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज का एक बहुत बड़ा पहाड़ उनके सामने आता है और वो ऐसे करके चाइल्ड लेबर शुरू होता है। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट होता है बेटा। पार्ट 2 हम पढ़ते हैं। पार्ट 2 था वी आर इंट्रोड्यूस टू मुकेश। अब चलो इसमें एक और कैरेक्टर आता है, कौन? मुकेश। वो लिव्स इन फिरोजाबाद। कंफ्यूज नहीं होना है, साहिब आलम की बात आए तो सीमापुरी में रहता है और मुकेश कहाँ रहता है? फिरोजाबाद में रहता है। वी आर इंट्रोड्यूस टू मुकेश हु लिव्स इन फिरोजाबाद। ही विशेस टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्वेश्चन आ जाए कि मुकेश क्या बनना चाहता था? भाई मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। He is different from everyone else as he dares to dream in a city where survival means bangle making. फिरोजाबाद एक ऐसी सिटी है ना बेटा जहाँ पे क्या बनाते हैं? बैंगल्स मेकिंग का कल्चर है। वहां पे हर दूसरी फैमिली बैंगल्स ही बनाती है, कांच की चूड़ियां ही बनाती है। लेकिन उस एक पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करता है कौन? मुकेश। और मुकेश की फैमिली भी बैंगल्स ही बनाती है। लेकिन वो क्या करता है? वो ड्रीम करता है कि नहीं मुझे बैंगल्स नहीं बनाना है, मुझे क्या करना है? मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, जो कि उसका एक ड्रीम हो चुका था। He is different from everyone else। ठीक है, सबसे अलग था वो, उसको बनना मोटर मैकेनिक था। लेकिन उनके वहां पे केवल बैंगल मेकिंग ही होती थी, इससे ज्यादा कोई और वो बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे? फिरोजाबाद इज अ सिटी विच इज नोन फॉर इट्स बैंगल मेकर, है ना। बैंगल मेकर्स के लिए बहुत फेमस है फिरोजाबाद। आज भी हम देखें तो फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां बहुत ही फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन दिस प्रोफेशन। हर दूसरी फैमिली इस प्रोफेशन में बिजी है, जिसको क्या कहते हैं? बैंगल मेकिंग। दे लेक्स एन अवेयरनेस दैट चाइल्ड लेबर इज इलीगल। वी लर्न मोर देन 20,000 चिल्ड्रन आर एंगेज इन दिस इलीगल इंडस्ट्री। अब वहां पे 20,000 से, अगर हमें स्टडीज से पता चला है कि 20,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जो इलीगल तरीके से कांच की चूड़ियां बना रहे हैं। अच्छा, इलीगल कैसे हो? यूजुअली चाइल्ड लेबर तो अपने आप में ही इलीगल है, लेकिन वहां पे जो ग्लास की बैंगल्स बन रही है, और ग्लास की बैंगल्स अगर बनेंगी तो बच्चों के कांच भी चुभेंगे, है ना। और जो उसकी एकदम स्टीम होती है, उसकी भाप होती है और उसकी आग होती है, उससे उनकी आईज की विजिबिलिटी भी खराब होती है ना। थ्रू मुकेश वी गेट टू नो द प्लेस ऑफ देयर हिज लिविंग। इट इज हाफ बिल्ट शेप विथ क्रम्बलिंग वॉल्स एंड वूबली डोर्स। क्या बोलते हैं कि कहाँ अब अपन जैसे हमने सीमापुरी वाले घर देखे, कैसे रूफ टूटे हुए थे, कैसे तरपाल का उनका छत था, वैसे ही अब एनीस जंग विजिट करती है कहाँ पे? मुकेश के घर के यहाँ पे। और मुकेश का घर कैसा था? हाफ बिल्ड शेप, यानी आधी आधी बनी हुई झुग्गी झोपड़िया टाइप थी। बहुत अच्छा, झोपड़ी के अंदर भी दीवार के अंदर जो क्रैक्स आ रहे थे वो क्रैक्स आ रहे थे, और बहुत ही दयनीय स्थिति में उनका घर था। द सिटी इकोज विद पॉवर्टी, द लेन स्ट्रिंग, गार्बेज इज स्ट्रीवन एवरीवेयर। अब क्या बोलता है कि वो इकोस मतलब जहां देखो वहां पे ही क्या थी? पॉवर्टी थी, है ना। फिरोजाबाद में जहां देखो वहां पे ही क्या थी? पॉवर्टी थी। लेन्स स्टिंग यानी बदबूदार तो गलियां थी, गार्बेज इधर उधर यानी कचरा इधर उधर फेंका हुआ था। एनीस जंग जब मुकेश के घर पे विजिट करती है। इनसाइड मुकेश हाउस द डे मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन अ फायरवुड स्टोव। अब मुकेश के घर पे जब एनीस जंग पहुंचे तो क्या देखती है भाई? कि भाई दिन का खाना बन रहा है, यानी लंच बन रहा है। किस पे बन रहा है? चूल्हे पे बन रहा है। फायरवुड स्टोव क्या होता है? चूल्हा होता है।
We are introduced to Mukesh family. The daughter-in-law of the house was house manager and Mukesh's father was also a bangle maker. अब क्या होता है, डॉटर इन लॉ थी फैमिली की, वो घर का सारा काम करती थी, है ना, यानी मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, और जो उसके फादर थे मुकेश के, वो भी क्या करते थे, वो भी बैंगल मेकिंग करते थे. We learned that in the past Mukesh's father worked as a tailor and then started working as a bangle maker. He taught his son the art of bangle making. हम पता चलता है कि मुकेश के फादर पहले क्या करते थे, टेलरिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने भी बैंगल्स बनाना स्टार्ट करते और मुकेश को भी उन्होंने बैंगल्स, और अपने जो बड़े बेटे हैं दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, बैंगल्स बनाना सिखा दिया. इसके बाद several families were engaged in making bangles of different size and color. As a result, many of them loses their vision before they reach adulthood, है ना. यानी वहां पे हर एक फैमिली बैंगल मेकिंग में ही बिजी थी, और एक टाइम ऐसा आता था जिस टाइम पे अपना विजन खो देते थे, अपनी जो दृष्टि होती थी ना, आंख, जैसे बार बार अगर आप आग को देख रहे हो, है ना, बार बार आग के साथ ही आप काम कर रहे हो, तो उनका जो विजन होता था, अभी तो चलो चश्मे वश्मे पहन के कर लेते हैं काम, लेकिन पहले क्या हुआ था कि विजन ही चला जाता था, वो देखने की उनकी क्षमता होती थी, वो मतलब उनको क्लियर नहीं दिखाई देता था, जो अपन नॉर्मल नेकेड आइज से देख सकते हैं अभी, उनकी उतनी विजिबिलिटी नहीं रह पाती है, किसके बाद, बैंगल मेकिंग के बाद, है ना. People do not dare to venture into anything new as they are often arrested by the police. अब क्या होता है, अब बैंगल मेकिंग फिरोजाबाद का मेन कल्चर है, ठीक है, वहां का मेन प्रोफेशन. अब अगर कोई बंदा ऐसा चाहे कि नहीं मैं बैंगल मेकिंग ना करके मैं कुछ और काम करने लग जाऊं, लेकिन वहां पे पुलिस वाले उनको ऐसे ट्रीट कर देते, हैरेस कर देते उनको कि भाई नहीं, तुम्हारा ये काम है, तुम यही करो, कोई एडिशनल काम तुम नहीं कर सकते. ऐसा कैसे कब पता चला, एनीस जंग को, जब एनीस जंग ने फिरोजाबाद के उस पर्टिकुलर स्लम एरिया में विजिट किया, तब एनीस जंग को पता चला. और वो कैसे पता चला, द पीपल टॉक इन सर्कल्स about their miserable plight and find themselves trapped in an ugly position among the middlemen, साहूकार्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स. अब क्या बोलते हैं कि वो बोलती है कि भाई अब आप पूरी फैमिली बैंगल्स मेकिंग पे अगर डिपेंडेंट रहोगे तो आप अपना लाइफ स्टाइल कैसे जियोगे. तो वो लोग उसको क्या बोलते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि हम दूसरा बिजनेस करें, हम दूसरा काम करें, लेकिन हम ना फंस जाते हैं. पुलिस वाले हो गए, साहूकार हो गए, या फिर ब्यूरोक्रेट्स यानी लॉ एंड ऑर्डर हो गए, इन सब के बीच में हम फंस जाते हैं और हम चाह के भी नया काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये लोग हमें करने ही नहीं देते. यानी प्रेशर, डोमिनेंसी किसकी आ रही है, डोमिनेंसी आ रही है इन सारे ऑफिसर्स की, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की, कि नहीं बैंगल मेकिंग काम है, बैंगल मेकिंग काम करोगे और कोई काम नहीं करोगे. अगर कोई काम ऐसा कर भी लेते थे तो उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जाती थी कि तुम ये काम कैसे कर रहे हो. तो यानी वो हमेशा एज ए सस्पेक्टेड ही देखे जाते थे, है ना, सस्पेक्टेड ही देखे जाते थे कि भाई अगर ये बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और काम कर रहा है तो ये इलीगल कर रहा है. बैंगल मेकर्स की यही वहां पे वैल्यू थी, यही वहां पे इमेज थी. मुकेश रिमेन्स एन एक्सेप्शन एज ही डियर्स टू ड्रीम. अब मुकेश इन सब लोगों को, ये लोग तो ड्रीम भी नहीं कर पा रहे थे, है ना, जो लोग बात कर रहे थे वो ड्रीम भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मुकेश चाहता था कि भाई मैं क्या बनूं, मैं मोटर मैकेनिक बनूं. यानी वो हिम्मत करता है किसकी, ड्रीम करने की. कौन सा ड्रीम, कि वो मोटर मैकेनिक बने, है ना. His aim to become motor mechanic is inspiring in the dreary world where people are lost in their hollowness. अब उसका एक जो डेयरिंग थी, उसका एक ड्रीम था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, ये बहुत ही बड़ी बात थी, जहां पे लोग कैसे रह रहे थे, होलोनेस में. होलोनेस मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे होलोनेस का मतलब क्या होगा कि भाई मान लिया कि हमें बैंगल मेकिंग ही करनी है, हमारे बच्चों को भी बैंगल मेकिंग करनी है, उनके बच्चों को भी बैंगल मेकिंग करनी है. उस सिचुएशन में अगर मुकेश ये ड्रीम ले लेता है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है. इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, साहिब आलम है, जो कौन है भाई, रैक पिकिंग करता है. नेक्स्ट कौन होता है, मुकेश. मुकेश एक फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे बैंगल मेकिंग होता है, बैंगल मेकिंग ही कर सकते हैं, लेकिन उसका ड्रीम क्या था कि वो क्या बने, मोटर मैकेनिक बने, ठीक है. वाइंड अप करते हैं थीम के साथ. लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग is divided into two parts, है ना. जो ये चैप्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. स्टोरीज डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन सीमापुरी एंड फिरोजाबाद. इस चैप्टर के हम थीम देखते हैं, तो फटाफट से थीम को देख लेते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है एनीस जंग ने लिखा है, दो पार्ट में डिवाइड किया है. दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया है, दो जगह की बात आई है, सीमापुरी और फिरोजाबाद. सीमापुर और फिरोजाबाद के लोगों की बात आई है. Although they share the same theme of the social injustice and poverty. Social injustice उनके साथ गलत हो रहा है, और poverty यानी गरीबी से वो मरे जा रहे हैं, यानी गरीबी की वजह से उनको परेशान होना पड़ रहा है. The people of the marginalized section of the society. Marginalized section मतलब क्या हो गया, ऐसे लोग जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आइदर बैगिंग के, रैक पिकिंग के, या फिर इधर बैंगल मेकिंग के, ठीक है, उनके पास और कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है. We learned that Saib and Mukesh are poor.
their childhood is compromised as they are denied the basic amenities of life and the light of education never reaches their home. क्या पता चलता है हमें कि चिल्ड्रन चाइल्डहुड जो था उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ था, क्योंकि साहिब आलम तो क्या कर रहा था, रैग पिकिंग, और मुकेश क्या कर रहा था, मुकेश करना नहीं चाह रहा था, बट उसको एट द एंड ऑफ द डे कहाँ जाता था, बैंगल मेकिंग में ही जाना था। ठीक है, तो चाइल्डहुड जो था उनका, जो दोनों ही बच्चे थे, दोनों के बच्चों का जो चाइल्डहुड था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ एज अ डिनाइड द बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज मतलब जो नॉर्मल लाइफ के लिए जो चीजें जरूरी है, जैसे साहिब आलम के पास जूते नहीं थे ना, बेसिक एमिनिटीज भी उनको नहीं मिल पा रही थी। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन तो दूर दूर तक लेने देने ही नहीं थे। एजुकेशन इज लग्जरी and the survival is a constant struggle there. It is a sad reflection owing to poverty and social divide. Young children are trapped into the clutches of the labor. अब क्या होता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, हमें ये पता चला दो बच्चे थे, साहिब आलम और मुकेश। ठीक है, इन दोनों का चाइल्डहुड बिल्कुल ट्रैप हो गया था। लॉस्ट स्प्रिंग जो एक टाइटल है, उसका मतलब क्या है कि बच्चों का जो बचपन है वो चाइल्डहुड, जो चाइल्ड लेबर होता है उसके अंदर कैसे ट्रैप हो जाता है, कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उनको घर चलाना पड़ता है। जैसे कि साहिब आलम पहले क्या कर रहा था, रैग पिकिंग, उसके बाद उसने क्या करा, टी स्टॉल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और रही बात फिरोजाबाद के मुकेश की, तो उसका फैमिली कल्चर क्या था कि उसको बैंगल्स बनानी है, लेकिन वो सोचता है कि मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊं। ऐसे करके हमने 2 चैप्टर्स का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा है, उसमें थीम देखा है और मेन कैरेक्टर्स देखे हैं। बेटा क्वेश्चंस बन सकते हैं थीम के, स्पेशली फ्लैमिंगो के चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे थीम वाले। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स आपसे पूछ रहे तो मेन कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स का अगर स्केच पूछ ले तो एक जनरल समरी मैंने आपको दी है, उस जनरल समरी के अकॉर्डिंग आप अगर ये जनरल समरी भी लिख के आ जाते हैं उस क्वेश्चन में, तो आपको मार्क्स देने से कोई नहीं रुकेगा। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, अगर इसके अंदर से सीन पैसेज आता है तो सीन पैसेज में से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, वो हमें 1 लाइनर देने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और 4 का एक्सप्लेनेशन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और ऐसे करके हमने 2 चैप्टर्स तो बिल्कुल कंप्लीटली देख लिए हैं। इसका थीम आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। थैंक यू सो मच।